Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम पढ़ रहे थे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था आपका व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका एक नया चैप्टर जो कि है इन्फ्लेशन। तो चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर इन्फ्लेशन, टाइप्स क्या है, उसका इफेक्ट्स क्या है, एज वेल एज व्हाट आर द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? अगर एक शब्द में कोई आपसे पूछे इन्फ्लेशन क्या है, तो मुंह पे सबसे पहले वर्ड आता है वो है महंगाई। सो इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज या फिर जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। यानी इन्फ्लेशन ऐसा कुछ नहीं है जो रातों रात हो जाए। वहाँ पे जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है वो ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज होता है। यानी इन्फ्लेशन में हमारा जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो तो इंक्रीज होता ही है, और दूसरी ओर हमारा जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है का मतलब क्या हुआ? मतलब कि नाउ 1 यूनिट ऑफ मनी बाइज लेस। कहने का मतलब जो हम पहले हो सकता है 10 रुपीज में मैगी खरीदते थे, ठीक, तो कुछ एक सर्टेन क्वांटिटी हमको देता था, ठीक, आज उसी मैगी का दाम बढ़ के 14 या फिर 15 रुपए हो गया है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे धीरे धीरे जो ग्रेजुअली हमारा प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुआ है, ठीक, यानी आज 10 रुपए में आपको मैगी भले मिल जाएगा, लेकिन उतना क्वांटिटी नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। ठीक है, यानी नाउ यू आर paying more to buy that same quantity and the unit of money is now buying less which earlier it was used to buy। ठीक है, मतलब आपका जैसे 1990 में हो सकता है 1 रुपया कप चाय मिलता हो। ठीक है, उसके बाद 2000 में धीरे धीरे ग्रेजुअल चाय का दाम बढ़ा 5 रुपीज हो गया। ठीक, 2010 में से फॉर एग्जाम्पल ₹8 था। अब 2025 में आपको 10 से 12 रुपए में एक कप चाय देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो टी का दाम है वो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ। तो दिस इज योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो लोगों का परचेसिंग पावर को या फिर बाइंग पावर को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे तो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ। चलो मान लेते हैं कोई एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन हम खरीदे थे, उसका दाम था कुछ 15,000। ठीक, आज के डेट में वॉशिंग मशीन मिल रहा है वो 5 लाख का है। ठीक, हम सेम वॉशिंग मशीन का बात नहीं कर रहे, हम कहे कि हम खरीदे थे आपका कुछ साल पहले 15,000 में वॉशिंग मशीन, मान लेते 2020 में। ठीक है, और आज हम जो वॉशिंग मशीन खरीदे हैं वो है 5 लाख रुपीज का। क्या ये इन्फ्लेशन है? नो, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, क्योंकि ये जो 15,000 का वॉशिंग मशीन था वही वाला वॉशिंग मशीन तो हमको 5 लाख में नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आज जो हम ये 5 लाख वाला वॉशिंग मशीन खरीद के लाए हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हो, उसमें कपड़ा धुलने के साथ साथ सूखने के साथ साथ आयरन होके निकलता हो, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज नॉट योर इन्फ्लेशन। यहाँ पे मेरा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यही जो वॉशिंग मशीन जो 15,000 में खरीदे थे, ठीक है, अब आज के डेट में उसका दाम मान लेते 20,000 है, तो दिस इज योर इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस इज योर इन्फ्लेशन। ठीक, यानी इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका परचेसिंग पावर जो होता है वो घट रहा है, यानी 1 यूनिट ऑफ मनी नाउ बाइज लेस। ओके, नाउ देयर आर 3 रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। देयर आर 3 रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। सबसे पहला है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा है आपका मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं तीनों कॉन्सेप्ट क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में तब अकर करता है जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड एक्सेस होने लगे या ज्यादा होने लगे एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई। ठीक है, अगर हमारे इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होने लगे एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई, तो यहाँ पे आपका डिमांड सप्लाई गैप जनरेट हो जाएगा।
डिमांड सप्लाई गैप जनरेट होने के कारण यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतना जब नहीं कर पा रहे हैं तो डिमांड सप्लाई गैप जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो इंक्रीज करने लगता है। तो वो होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक। मान लेते हैं मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया, ठीक है, एक पिज़्ज़ा बनाए हम, ये है मेरा पिज़्ज़ा, ओके। एक पिज़्ज़ा यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस किया, बनाया, ठीक। अब यहाँ पे खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। एक ही पिज़्ज़ा बन सकता था लास्ट, उसके बाद तो हम पिज़्ज़ा बना ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे बायर लोग हैं। डिमांड मेरे पिज़्ज़ा का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई तो सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा का है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पिज़्ज़ा का दाम बढ़ा देंगे, ठीक है। हो सकता है पहले हम इसको 200 रुपए में बेच रहे हो, तब हम बोले कि नहीं, अब हमको जो 500 रुपए देगा हम उसी को देंगे ये पिज़्ज़ा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है मेरा डिमांड ज़्यादा हो गया, और डिमांड ज़्यादा हो गया, और लेकिन सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, लेस है, ठीक। यानी कि जब भी हमारे इकोनॉमी में डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, देन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस, और ये जनरेट करता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को, ठीक। यानी जब आपके पास ज़्यादा पैसा है, यू हैव मोर मनी, यू विल बाई मोर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपका डिमांड इंक्रीज करेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा बट सप्लाई लेस है उस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई गैप होगा। डिमांड सप्लाई गैप होता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी डिमांड मोर देन सप्लाई, ठीक है। इसको हम, इस कॉमन फिनोमेना को हम डिनोट करते हैं बाय सेइंग टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। पैसे बहुत है लेकिन सामान नहीं है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये सबसे पहला रीजन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तो जब भी हमारे इकोनॉमी में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन किसके कारण, ड्यू टू योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी फैक्टर कॉस्ट जब इंक्रीज कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन 4 का अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है तो उन 4 का प्राइस इंक्रीज करेगा, यानी मेरा फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक। या फिर मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक। मतलब कि पहले हम एक साथ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक है, एक साथ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते थे। ऐसे फॉर एग्जांपल जो हम रूम रेंट पे लेके ये सारा गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो रूम का जो रेंट था वो था मेरा ₹10,000, 10,000 था, ठीक। 10,000 मेरा रूम का भी कॉस्ट था और 10,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस भी कर लेते थे, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, ₹1, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में ₹1 खर्चा आया। ये बस हम एक ही फैक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है, रूम रेंट। यहाँ बहुत सारे अलग 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 फैक्टर्स होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम सबको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम बस एक फैक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ₹1, लेकिन मेरा यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होके हो गया 1,000 हुआ। तो अब मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, ₹10। तो ये जो ₹10 मेरा पर यूनिट कॉस्ट हो रहा है, इसका पैसा हम कहाँ से वसूलेंगे, अपने पॉकेट से तो नहीं लगाएंगे, हम जो कंज्यूमर है यहाँ पे उससे वसूलेंगे, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो whenever there is increase in the cost of the product due to increase in the price of the goods and services due to the increase in factor cost, या फिर cost of factors of production का अगर cost increase करता है तो मेरा prices increase होता है, या फिर decrease in the volume of production, प्रोडक्शन का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो पर यूनिट कॉस्ट मेरा इंक्रीज होने लगता है, तो इससे मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो अपना प्रॉफिट लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, गुड्स का कॉस्ट को या प्रोडक्ट का कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। तो ये होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके। जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ड्यू टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो वो होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके। तीसरा मैंने कहा था आपको मॉनेटरी इन्फ्लेशन।
ना मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है? मॉनेटरी यानी रिलेटेड टू मनी, यानी जब भी हमारे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाए, ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा तो मनी का वैल्यू क्या होगा? रिड्यूस होने लगेगा। ठीक, मनी का वैल्यू रिड्यूस होने लगेगा। और जब बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होगा तो मनी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होने लगा तो आपको घर ला ला के दिया जा रहा है, लीजिए पैसा लीजिए, बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया है, नहीं। किसके पास मनी बढ़ेगा? मनी विल बी इंक्रीज विद द बैंक, बैंक के पास पैसा बढ़ेगा। जब बैंक के पास पैसा बढ़ेगा तो वो क्या चाहेगा? उसे और इनकम जनरेट करने का। ठीक, और वो ज्यादा इतना ज्यादा कैश नहीं रखना चाहेगा, तो वो क्या चाहेगा कि लोग जो है वो मेरे से लोन ले। और लोन कैसे लेगा? अट्रैक्ट क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू टेक लोन। और जब पीपल लोन लेंगे तो उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है लोन लेके पार्टी करने चले जाएंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, इन्वेस्ट करेंगे तो इससे उनका क्या होगा? ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज होगा यानी उनको इनकम जनरेट होगा। उससे उनका क्या होगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगा, पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। और वो क्या करेंगे? ज्यादा गुड्स का डिमांड करेंगे। और जब वो ज्यादा गुड्स का डिमांड करेंगे तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो ये था आपका 3 रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। क्या क्या? डिमांड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अच्छा, इतना ज्यादा हम इन्फ्लेशन 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 बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि इतना ज्यादा जो महंगाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है। उस अलाउंस का क्या नाम है? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, कि गवर्नमेंट कौन सा अलाउंस देती है टू हेल्प यू टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहला इन्फ्लेशन है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपिंग इन्फ्लेशन? जब हमारे इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लो रेट से, लाइक दैट ऑफ अ स्नेल और अ क्रीपर। ठीक है, यानी हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो लेस दैन 3% पर एनम है, तो वो कहलाता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी when there is change in the prices of goods and services but at a very slow rate that is less than 3%, then it is known as your creeping inflation या फिर माइल्ड इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या है? माइल्ड इन्फ्लेशन। दूसरा है आपका वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ना वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या? व्हेन द प्राइसेस राइज मॉडरेटली एंड द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज इन अ सिंगल डिजिट, कि अभी भी प्राइसेस तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो सिंगल डिजिट में ही है, मतलब 3% से तो ज्यादा है लेकिन 10% से कम है, तो इट इज नोन एज योर वॉकिंग इन्फ्लेशन। और जैसे ही हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो वॉकिंग इन्फ्लेशन वाले जोन में जाता है तो इट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट बिफोर इट टर्न्स इनटू रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, उसको कंट्रोल करना ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। द पीपल विल स्टार्ट टू बाय मोर देन दे नीड टू अवॉइड टुमारोज मच हायर प्राइसेस। लोगों को लगेगा कि कल इस कमोडिटी का दाम और इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण दे विल स्टार्ट बाइंग इट टुडे ओनली, आज ही खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अचानक से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट है आपका रनिंग या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब हमारा प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है at the rate of 10 to 20% per annum, then it is known as running inflation या galloping inflation या फिर hopping inflation। ठीक है, जब लेस देन 3% है तो creeping, जब 3% से ज्यादा है लेकिन सिंगल डिजिट में है 10% से कम तो walking, और जब आपका 10 से लेकर के 20% के बीच में है तो वो कहलाता है रनिंग या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक, नेक्स्ट है आपका हाइपर इन्फ्लेशन और रन अवे इन्फ्लेशन। व्हेन द प्राइसेस राइज वेरी फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट में हमारा प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है एट डबल और ट्रिपल डिजिट रेट्स। ठीक है, फ्रॉम 20 टू मोर देन 100, 20 से ज्यादा या 100 से भी ज्यादा अगर हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो वो कहलाता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, एट दिस स्टेज
the inflation becomes immeasurable and absolutely uncontrollable. We cannot control it. ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन जो होता है वो हमारे इकोनॉमी को टोटली ब्रेक डाउन कर देता है. इट कोलैप्सेस आवर इकोनॉमी, आवर मॉनेटरी सिस्टम बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. तो चार हमने देखा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन. क्रीपिंग होता है आपका लेस दैन 3, वॉकिंग होता है आपका 3 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम, रनिंग होता है आपका 10 to 20 और हाइपर इन्फ्लेशन होता है आपका 20 से ज़्यादा इवन इन द ट्रिपल डिजिट्स. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन प्लस हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नॉर्मली इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम होता है. क्यों? क्योंकि पीपल आर डिमांडिंग मोर, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मोर एंड मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और मोर एंड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड तो उसके लिए ज़्यादा लेबर लगेंगे, ज़्यादा लेबर लगेंगे. तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कम होता है. लेकिन स्टैगफ्लेशन वाले सिचुएशन में यहाँ पे हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट होता है विद अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन. यानी इन्फ्लेशन के साथ साथ जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो तो ये कहलाता है आपका स्टैगफ्लेशन. और स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? स्क्यूफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन दैट सेज that there is inflation in some commodities while there is deflation in the others. Deflation का मतलब क्या हो गया? Reduction in the general level of prices of goods and services in an economy. Inflation का मतलब होता है general level of rise in prices of goods and services in an economy. Deflation का मतलब होता है reduction in the general level of prices in an economy. ठीक है? So हमने पढ़ा आपका 6 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड स्क्यूफ्लेशन. आइए अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहला इफेक्ट है ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स. क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का? हु आर डेटर्स? डेटर्स बोरो मनी फ्रॉम द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स आर द लेंडर्स एंड डेटर्स आर द बोरोवर्स. Suppose I lent you rupees 1000. I lent you rupees 1000. ठीक? यानी कि I am the creditor and you are the debtor. You are the borrower and I am the lender. ठीक? Now, जब मेरा यहाँ पे इन्फ्लेशन है यानी कि वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग, यानी कि जब हम आपको लेंड कर रहे थे पैसा तो उस समय हो सकता है 1000 रुपए का बहुत कुछ हम खरीद सकते थे, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण अब वो 1000 रुपया 100 रुपए के बराबर हो रखा है. ठीक? लेकिन जब हमको पैसा रिटर्न करेंगे तो आप तो हमको 1000 रुपीज ही रिटर्न करेंगे, 1000 ही रिटर्न करेंगे. इससे क्या हुआ कि आपको तो एक तरह से कम ही पैसा देना पड़ रहा है. यू आर द गेनर. ठीक? हम ये तो नहीं कहें आपको कि आपने जो मुझसे उस समय 1000 रुपये लिया था उसका आज के वैल्यू से मुझे पेमेंट करिए. नहीं ना, आपने जिस वैल्यू में लिया था मुझसे 1000 रुपीज, आप वही वैल्यू मुझे बस रीपेमेंट कर रहे हैं. ठीक? तो आई एम द लूजर, यानी क्रेडिटर्स आर द लूजर्स एंड डेटर्स यानी बोरोवर्स आर द गेनर्स अंडर इन्फ्लेशन. ठीक है? क्योंकि अभी जिस रेट से आप हमको मनी दे रहे हैं वो रेट और उस समय का रेट में काफी अंतर होता है. ठीक? तो क्रेडिटर्स यानी कि जो पैसा लेंट करता है दे आर दी लूजर्स, एंड डेटर्स जो पैसा रिसीव करता है या बोरो करता है दे आर दी गेनर्स अंडर इन्फ्लेशन. नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट डिमांड. तो यहाँ पे जो हमारा है वो डिमांड इंक्रीज करता है जिसके कारण प्रोड्यूसर्स ट्राई टू प्रोड्यूस मोर टू मीट देयर डिमांड. इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? Now, investment increases on account of higher aggregate demand as loans become cheaper in real terms. हमने देखा था ना कि loans become cheaper, so investment will increase. What about income and wages? So, nominal value of income may increase, but real value decreases due to inflation. So, जिनका भी fixed salary होता है और who are on contract that do not adjust with inflation will be hurt as the buying power of their income stay the same related to the rising prices. ठीक है? इनका प्राइस इंक्रीज के साथ साथ सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उनका बाइंग पावर जो है वो सेम रह जाएगा. ठीक? सेविंग्स हर्ट एज सेवर्स सिंस अ रुपी सेव विल बी वर्थ लेस इन फ्यूचर. सेविंग्स विल बी हर्ट. क्यों? क्योंकि हम अगर सेव भी करेंगे तो इन्फ्लेशन के कारण जो अभी हम 100 रुपीज सेव कर रहे हो उसका हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में उसका जो वर्थ है वो 10 रुपए के जैसा रह जाए. ठीक है? तो वो मेरे लिए
वर्थलेस रहेगा इन फ्यूचर। अनटिल एंड अनलेस हम अगर उसको सेव कर रहे हैं ऐसे कुछ में जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, तभी मेरे लिए सेविंग जो है वो बेनिफिशियल होगा। देन व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर? पीपल कट डाउन देयर कंजम्पशन ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग प्राइसेस। प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, सो आई विल बी कटिंग डाउन माय एक्सपेंडिचर एंड एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिचर विल फॉल। ठीक। टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस। Now, since the value of goods increases, indirect taxes rises, and the dearness allowances paid to the employees to compensate for inflation may increase their income level and subject to them a higher bracket of tax slabs. ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि गवर्नमेंट कौन सा अलाउंस देती है इन ऑर्डर टू ऑफसेट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो है आपका डियरनेस अलाउंस। ओके। Then you have exchange rate. Now inflation will depreciate the value of domestic currency. As a result, exports may rise and imports may reduce. Export may rise and import may reduce. Trade balance. Now for developed countries, for developed economies whose exports are more than import, inflation is favorable for trade balance. And for developing countries whose exports are lower than import, trade balance may turn unfavorable due to costlier imports. एंड लास्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन। इन शॉर्ट रन सिंस मोर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्स मोर पीपल टू वर्क। डिमांड ज्यादा है तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट डिमांड मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड, बट इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन रिटर्न्स टू नॉर्मल लेवल। ओके, तो ये था कुछ आपका इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। What are the various causes of inflation? हमने देखा था कि there are three reasons for inflation: demand pull, cost push और monetary inflation. Now what are the various causes of inflation? तो यहाँ पे inflation is caused when the aggregate demand exceeds the aggregate supply of the goods and services. So there are certain factors which affect the demand and there are certain factors which affect the supply. So let us see one by one what are the various factors which affect the demand. सबसे पहला इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जब आपका सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है उससे क्या होता है, आपका डिमांड इंक्रीज करता है। ठीक। नाउ द हायर द ग्रोथ रेट ऑफ द नॉमिनल मनी वैल्यू द हायर इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज्यादा आप डिमांड करेंगे, लेकिन अगर आपके इकोनॉमी में उतना सप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा विच विल लीड टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम? तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है विच इज remaining after the deduction of taxes and social security charges which is available to a person to spend it or to save it as one wishes। ठीक है, उसके हिसाब से उसको सेव करना है या स्पेंड करना है। सारे टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद जो इनकम हमारे पास बचता है दैट इज माय डिस्पोजेबल इनकम। और जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज करता है, यानी कि उनका स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, तो इट रेजेस देयर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। And when the supply is constant or the output does not increase at the same pace as demand, then the prices would rise। ठीक है। तीसरा point, increase in public expenditure। Now, government expenditure raises the aggregate demand for goods and services. When the supply is constant or the output does not increase at the same pace as demand, then the prices would rise। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करता है। और जब डिमांड इंक्रीज होता है लेकिन सप्लाई उतना नहीं होता है तो उसके कारण क्या होगा, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का दाम इंक्रीज करेगा। ठीक, विच विल अल्टीमेटली गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। Now the demand for goods and services increases when the consumer expenditure increases। जब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड इंक्रीज होता है। Now the consumer may spend more due to the conspicuous consumption or demonstration। ठीक है, यानी जब कंज्यूमर का स्पेंडिंग इंक्रीज होता है तो उसके कारण डिमांड इंक्रीज होगा, और जब डिमांड इंक्रीज होगा लेकिन सप्लाई उतना नहीं है तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विसेज का दाम इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका चीप मॉनेटरी पॉलिसी। Now, cheap monetary policy or the policy of credit expansion also leads to increase in money supply, which raises the demand for goods and services in an economy. How? Now, when the credit expands, it raises the money income of the borrowers and it raises the aggregate demand
relative to the supply leading to inflation. यानी जब हमारे इकोनॉमी में क्रेडिट एक्सपेंशन होता है, यानी इट लीड्स टू द सप्लाई ऑफ मनी, यानी मॉनेटरी इन्फ्लेशन जो हम लोग पढ़े थे ना, कि हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो मनी विद द बैंक इंक्रीजेस, लोन रेट इंक्रीजेस, तो पीपल स्टार्ट टेकिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, जिससे लोगों के पास पैसा हो रहा है, तो पैसा हो रहा है तो स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है तो पीपल आर डिमांडिंग मोर, और डिमांड ज्यादा करेंगे, सप्लाई लेस रहेगा तो इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। Now, in order to meet the mounting expenses, the government resorts to deficit financing by borrowing more from the public and even by printing more notes. The more notes print कर रहे हैं, then this will raise the aggregate demand in relation to the aggregate supply. More notes, ठीक है, more notes are printed, यानी कि more money is available by the public. ठीक, यानी aggregate demand in relation to aggregate supply will increase. Expansion of the private sector. Now, expansion of the private sector also tends to raise the aggregate demand. Huge investment increases employment and ठीक है, employment will increase and income, thereby creating more demand for goods and services. employment बढ़ रहा है उन लोगों का, income बढ़ रहा है, income बढ़ रहा है यानी कि उनका demand increase हो रहा है, demand increase हो रहा है, supply उसके मुकाबले increase नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपका inflation आएगा। ठीक, black money. Black money, the existence of black money in all the countries due to corruption, tax evasion, etc., increases the aggregate demand. People spend such unearned money extravagantly, thereby creating unnecessary demand for commodities, and this tends to raise the price level further. Black money अगर लोगों के पास है तो वो लोग उस पैसे को बहुत ज़्यादा ही खर्च करने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, जिससे कि डिमांड इंक्रीज होने लगता है बट सप्लाई उतना नहीं है, तो इन्फ्लेशन राइज होगा। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट. Now, whenever the government repays its past internal debt to the public, it leads to increase in money supply with the public. अगर किसी पब्लिक डेट को हम पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी पब्लिक डेट को वी आर पेइंग इट, यानी कि मनी सप्लाई विद द पीपल आर इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर पीपल के पास मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, देन इट विल टेंड्स टू राइज द एग्रीगेट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। Increase in export. When the demand for domestically produced goods increases in the foreign country, then this raises the earning of industries producing export commodities. ठीक है, अगर एक्सपोर्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बाहर के लोग जो है हमारे गुड्स को ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि मेरे पास इनकम ज्यादा हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रहा है यानी पैसा ज्यादा आ रहा है, इट विल क्रिएट मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी। So these are the certain causes of inflation which affects the demand side. ठीक है, factors affecting demand. अब देखते हैं हम लोग what are the various factors that affect the supply. Supply को क्या क्या factors affect करते हैं? सबसे पहला है आपका shortage of factors of production. अगर हमारा जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें से किसी एक फैक्टर या एक या दो किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का शॉर्टेज अगर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हमारा कमोडिटी का सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नाउ, ऐसे सारे कंट्रीज में जहाँ ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो लोग वहाँ पे प्रोडक्शन को कर्टेल करने में भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, वो लोग स्ट्राइक्स ठीक है, वो लोग स्ट्राइक्स करते हैं, और इफ दे हैपन टू बी अनरीजनेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयज व्यू पॉइंट एंड आर प्रोलॉन्ग, देन दे फोर्स द एम्प्लॉयर्स टू डिक्लेयर लॉकआउट्स। ठीक है, वो लोग बंद कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, प्रोडक्शन सफर करता है और प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, जिसके कारण हमारा सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज होता है। ठीक, सप्लाई हमारा डिक्रीज होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज आल्सो लाइक योर ड्रॉट, फ्लड्स एक्सेट्रा, व्हिच एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देन increase in exports. Now, when the country produces more goods for exports than for domestic consumption, this creates shortage of goods in the domestic market. अगर मेरे को एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा मिल रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर फॉरेन मार्केट, तो डोमेस्टिक मार्केट में मेरा सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, विच विल लीड टू एन इन्फ्लेशनरी गैप, विच विल लीड टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है lopsided production. Now, if the stress is on the production of comfort, luxurious or basic products to neglect the essential consumer goods of the country, then this will create a shortage of consumer goods. अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस करके comfy goods, luxurious goods, ये सारे goods को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपका नॉर्मल एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स का शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। देन law of diminishing return. If the industries in the country are using old machine and outdated methods, outdated
methods of production, then the law of diminishing return operates. ठीक है, and this will raise the cost of production. Last है आपका international factors. In the modern times, inflation is a worldwide phenomenon. When the prices rise is in major industrial countries, their effects spread to almost all the countries with which they have to trade relation. Often the rise in the price of a basic raw material like petrol in the international market reach a rise in the price of all the related commodities in a country. ठीक है, यानी कि अगर जैसे मेरा कोई पेट्रोल का दाम है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इंडिया में भी उससे रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है उसका सारा का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका कुछ फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग. लास्ट टॉपिक है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. सो देयर आर 3 कैटेगरीज अंडर विच दीज मेथड्स आर क्लासिफाइड. पहला है मॉनेटरी मेजर्स, दूसरा है फिस्कल मेजर्स और तीसरा है आपका अदर मेजर्स जिसमें बाकी सारे मेजर्स को हमने इंक्लूड किया है. तो सबसे पहला है आपका मॉनेटरी मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स क्या क्या है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. पहला क्रेडिट कंट्रोल यानी सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना. तो उसके लिए पहला है आपका पॉइंट रेपो रेट. रेपो रेट ना बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज टू आरबीआई. ठीक है, विद एन एग्रीमेंट टू रीपे इट एट द प्री डिटरमाइंड रेट एट अ टाइम. रेट एंड टाइम में उसको परचेस करने का. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जो रेट आरबीआई चार्ज करता है उसको हम कहते हैं आपका रेपो रेट. यानी बैंक को जब मनी चाहिए होता है तो इट बोरोज मनी फ्रॉम वेयर आरबीआई टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड्स. ठीक है, और आरबीआई से मनी बोरो करता है बाय सेलिंग इट सिक्योरिटीज. ठीक, लेकिन जब आरबीआई उसको मनी लेंड करता है तो वो कुछ एक परसेंटेज पे, कुछ एक रेट इंटरेस्ट पे पे करता है और वो है आपका रेपो रेट. ठीक, तो रेपो रेट अगर डिक्रीज करेगा, रेपो रेट अगर डिक्रीज करेगा तो लोन चीप हो जाएगा. ठीक ना, बैंक विल हैव मोर मनी, बैंक विल हैव मोर मनी. बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो इट विल लेंड मोर मनी. ठीक, लेंड मोर मनी देन पीपल आर गोइंग टू बोरो मोर मनी व्हिच विल इंजेक्ट लिक्विडिटी. यानी हमारे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा रहेगा. ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगा. तो अगर बैंक जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज करता है, रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो हमारा मनी सप्लाई को वो अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, मनी सप्लाई को अब्सॉर्ब करेगा. लेकिन अगर बैंक हमारा जो रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली पीपल के पास ज्यादा पैसा होगा, सो पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर और सप्लाई कम रहेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ठीक है, तो रेपो रेट क्या करना है, बैंक को इंक्रीज करना है. अगर रेपो रेट इंक्रीज करेगा बैंक तो लोन जो है आरबीआई अगर रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो बैंक जो है वो उससे लोन ज्यादा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा होगा तो नहीं लेगा. ठीक है, तो दिस विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी विद द बैंक. ठीक, तो पहला है आपका रेपो रेट, जिससे अगर हमको आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमको रेपो रेट को इंक्रीज करना होगा. दूसरा है आपका बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट इज द रेट एट विच द बैंक कैन टेक मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर मोर देन 90 days एंड लेस देन 1 year. ठीक, अगर हमारा बैंक जो है वो 90 डेज से कम के लिए अगर आरबीआई से मनी बोरो कर रहा है तो वो लगेगा आपका रेपो रेट. लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा और 1 साल से कम के लिए अगर मनी बोरो कर रहा है तो वो होता है आपका बैंक रेट. ठीक है, तो एन इंक्रीज इन द बैंक रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड फॉर क्रेडिट. सेम चीज है यहाँ पे भी. ठीक, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल रिजर्व रेशियोज. ना, there are 2 types of variable reserve ratio, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. cash reserve ratio क्या होता है, जिसको हम normally CRR के नाम से जानते हैं. तो cash reserve ratio जो होता है it refers to that portion of the aggregate deposit which the commercial banks are required to keep with Reserve Bank of India. तो हर एक बैंक को कुछ पोर्शन ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट आता है उसका कुछ पोर्शन उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के साथ. दैट इज नोन एज योर कैश रिजर्व रेशियो. तो अगर मेरा इसका पोर्शन इंक्रीज करेगा यानी कि बैंक के पास कम पैसा रहेगा टू लेंड पीपल, और अगर कम पैसा रहेगा तो ये क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा. ठीक,
और वही SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. It refers to that portion of aggregate deposit which the commercial banks are required to keep with themselves in a liquid form. ठीक है, in order to meet the कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर, उसको मीट डाउन करने के लिए बैंक को कुछ पोर्शन ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट खुद के पास भी रखना पड़ता है. दैट इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, तो इसका भी अगर रेट इंक्रीज होता है तो बैंक के पास पैसा कम रहेगा इन ऑर्डर टू लेंड, और इससे लेट क्रेडिट क्रिएशन कम होगा. ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? Now, margin requirement refers to the difference between the current value of the security offered for loan, यानी collateral जो हम collateral provide कर रहे हैं and the value of loan granted. उन दोनों के बीच का जो difference होता है वो कहलाता है आपका margin requirement. तो इसका changes भी हमारे inflation को affect करेगा. Next है demonetization of currency. Now, this is one of the monetary measures to demonetize currency of higher denomination. अगर हम ऐसा measure को अपनाते हैं तो इट इज यूजुअली अडॉप्टेड व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ ब्लैक मनी इन द कंट्री. तो उससे क्या होगा? हमारा सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. लास्ट है आपका इशू ऑफ न्यू करेंसी. द मोस्ट एक्सट्रीम मॉनेटरी मेजर इज टू इशू द न्यू करेंसी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड करेंसी. Under the system, one new note is exchanged for a number of notes of the old currency, and the value of bank deposit is also fixed accordingly. So it is a very effective measure, but it hurts the small depositors the most. ये है कुछ आपके मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. अगला है आपका फिस्कल मेजर्स. तो मॉनेटरी पॉलिसी अलोन या मॉनेटरी मेजर्स अलोन आर नॉट केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, तो दैट इज सप्लीमेंटेड बाय योर फिस्कल मेजर्स. फिस्कल मेजर पहला क्या है? रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. ठीक, नाउ द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन non-development activities in order to curb inflation. This will also put a check on private expenditure which is dependent upon government demand for goods and services. Next है increase in taxes. Now, to cut down personal consumption expenditure, the rate of personal, corporate and commodity taxes should be raised and even new taxes should be levied. Further, to bring more revenue into the tax net, the government should penalize the tax evaders by imposing heavy fines. Such measures are bound to be effective in controlling inflation. अगर टैक्स रेट इंक्रीज करेगा तो उससे भी क्या होगा? हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज होगा. इंक्रीज इन सेविंग्स. ठीक, अनदर मेजर इज टू इंक्रीज सेविंग्स ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. दिस विल टेंड टू रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो उनके पास इनकम बचेगा टू स्पेंड वो डिक्रीज होगा, तो हमारा इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. पब्लिक डेट. At the same time, government should stop prepayment of public debt and postpone it to some future date till inflationary pressures are controlled within the economy. Public debt को भी prepayment नहीं करना है. Last है आपका other measures. Other measures में सबसे पहला है to increase production. ठीक, सबसे पहला और most important आपका factor है जो वो है कि हमको अपना production को increase करना है in order to cope up with the increase in demand. ठीक है. दूसरा, rational wage policy. Another important measure is to adopt a rational wage and income policy. Therefore, the best course is to link increase in wage to increase its productivity. This will have a dual effect and it will control wages at the same time increases the productivity. ठीक है, यानी कि हमको wages को increase करना है productivity के साथ. अगर productivity increase कर रहा है तो wages will automatically increase. Price control and rationing is another measure of direct control to check inflation. Price control means fixing an upper limit for the prices of essential consumer goods. एक upper limit set कर देना जिससे ज़्यादा आप उसका प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, so these were some of the measures to control inflation. तो inflation में हमने देखा inflation क्या होता है, what are the various reasons for inflation, what are the various effects of inflation, what are the various causes of inflation, what are the various types of inflation and what are the various measures which can be taken to control inflation. ठीक है, तो inflation में बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए keep studying. Thank you.